हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोरिलेशन का नेक्स्ट पार्ट, लेकिन एज यूजुअल उससे पहले हम थोड़े पुराने फॉर्मूलेज रिवाइज कर लें ताकि हमें वो भूल नहीं जाएं। ठीक है, तो पुराने फॉर्मूलेज में सबसे पहले लिख रहा हूं मैं। हमने पढ़ा था कि समीशन डी एक्स बार कितना होता है, 0 होता है। समीशन डी स्क्वायर एक्स बार क्या होता है, लीस्ट मतलब न्यूनतम। और इसमें ऐसा भी पढ़ा था मॉड्यूलस डीएम कितना होता है, लीस्ट। अगर मीडियन से डेविएशन निकालें और उसका एब्सोल्यूट डेविएशन निरपेक्ष विचलन ज्ञात करें तो z इक्वल्स टू हमने पढ़ा था 3m माइनस 2x बार, जी स्क्वायर इक्वल्स टू हमने पढ़ा था ah। एक रिलेशन पढ़ा था इस तरह का। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था QD, MD और SD, 4, 5 और 6। ठीक है, एक रिलेशन हमने ये पढ़ा था कि लेस देन और मोर देन जहां टकराते हैं वहां पर क्या निकलता है, मीडियन। और इसको क्या बोलते हैं, औजाइव या तोरण वक्र। क्या बोलते हैं, तोरण वक्र। एक हिस्टोग्राम किसकी कैलकुलेशन में काम आता है, मोड की कैलकुलेशन में। किसकी कैलकुलेशन में, बहुलक की गणना में काम आता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। रेंज का फॉर्मूला हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, समीशन एक्स एन इंटू एक्स बार, समीशन एक्स स्क्वायर एन इंटू सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर। दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन ए इक्वल्स टू ए प्लस बी बाय 2, ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी, और हार्मोनिक मीन 2ab अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, और दो नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन मॉड्यूलस a माइनस बी अपॉन 2, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। ठीक है, लेटेस्ट जो हमने पढ़े थे अभी वो पढ़ा था r का फॉर्मूला कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वी एक्स वी वाई। ठीक है, एक और हमने पढ़ा था कि वेरियंस का मतलब क्या होता है, सिग्मा का स्क्वायर। फिर इसमें Vx की वैल्यू पुट कर देते थे तो क्या आएगा, सिग्मा x सिग्मा y। इसमें कोवेरियंस की वैल्यू पुट कर देते तो इक्वेशन नंबर 3 समीशन dx बार डॉट dy बार अपॉन n सिग्मा x सिग्मा y। इसमें भी सिग्मा x सिग्मा y की वैल्यू पुट कर देते तो समीशन dx बार डॉट dy बार स्क्वायर रूट ऑफ समीशन d स्क्वायर x बार समीशन d स्क्वायर वाई बार। ये हमने लेटेस्ट फॉर्मूला डिस्कस किए थे। और आर का डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, ये वाला जिससे हमने लास्ट क्लासेस के सारे क्वेश्चन किए थे। समीशन एक्स समीशन वाई स्क्वायर रूट ऑफ एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूलेज आप पॉज करके नोट करेंगे, पहले नोट करेंगे उसके बाद ही इस वीडियो के नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको आर कैलकुलेट करना था। ठीक है, आप लोगों ने सबने सही करे हैं बिल्कुल, जिन्होंने भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्यों दिए थे, इनमें क्या खास बात है वो मैं आपको भी डिस्कस करता हूँ। इसके बिहाफ पे हम एक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वो प्रॉपर्टीज आपने प्रूव कर ली है प्रैक्टिकली, अब उसको थ्योरेटिकली हमें पढ़ना है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी देखो, 6 क्वेश्चन में क्या है, कितने कितने गैप है, 2 का गैप 2 का गैप 2 का गैप 2 का गैप, इसमें 5 का 5 का 5 का 5 का। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर x की वैल्यूज सेम ऑर्डर से या तो इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो। ठीक है, सेम टू सेम y की भी वैल्यू अनदर सेम हो सकता है, उससे भी इंक्रीज हो रही हो डिक्रीज हो रही हो। जैसे देखो यहाँ पर 2 2 2 2 2 2 से इंक्रीज हो रही है कांस्टेंट से, यहाँ पर कांस्टेंट से इंक्रीज हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में अगर x भी इंक्रीज हो रहा है y भी इंक्रीज हो रहा है, तो आपको पता है ये कौन से टाइप का कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। दोनों में चेंजेस की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इट मींस इट इज पॉजिटिव कोरिलेशन, धनात्मक सहसंबंध। लेकिन जो चेंजेज है वो फिक्स है, 2 2 2 2 5 5 5 5। तो चेंज अगर कांस्टेंट हो और डायरेक्शन सेम हो तो ऐसी कंडीशन में आप बिना सॉल्यूशन के डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं +1। क्या आंसर होगा, +1।
क्वेश्चन नंबर 7 में सेम टू सेम x तो ऐसा ही है, लेकिन y मैंने रिवर्स कर दिया। y में 30, 25, 20, 15 और 10 है। तो देखो y में 7 में क्या होगा, एक तो x तो इंक्रीज हो रहा है और y डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं तो कौन से टाइप का कोरिलेशन होता है, नेगेटिव कोरिलेशन। लेकिन कांस्टेंट चेंज है तो इसका मतलब नेगेटिव तो होगा, लेकिन परफेक्ट नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, -1। और आप लोगों ने प्रूव भी कर लिया होगा, ठीक है। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट्स के आंसर 1 से ज़्यादा जा रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स के आंसर जो सॉल्व किया उन्होंने 1 से ज़्यादा जा रहे थे। तो आपको पहले ही कंसेप्ट बताया था कि जो r की लिमिट होती है वो +1 से -1 के बिटवीन होती है। किसी भी रेशियो, कोई भी रेशियो का आंसर 1 से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है, और ना ही -1 से नेगेटिव से कम पॉसिबल है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम कहाँ आती है वो आप ध्यान रखिएगा। देखो आपने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला इस तरह से होता है, आप सॉल्यूशन करें तो इस तरह से करना, परफेक्ट आंसर आएगा, कहीं पर भी मिस्टेक नहीं होगी। आप न्यूमरेटर को पहले सॉल्व करके रख लीजिए, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करके रख लीजिए, इसको सॉल्व करके रख लीजिए। फिर जैसे सपोज करो यहाँ पर आया 243, यहाँ पर आया 373 और यहाँ पर आया 120, तो ऊपर हमने 120 सॉल्व कर लिया कैलकुलेटर से। अब हम क्या करते हैं, हम इसका रूट अलग निकालेंगे, इसका रूट अलग निकालेंगे, फिर इनटू करेंगे। ऐसा नहीं करना है, ऐसा आप करेंगे तो आंसर में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाएगा, उसी की वजह से कहीं पर मिस्टेक होती है। आपको क्या करना है, 2 रूट है ना ये, तो हमने ऐसा पढ़ रखा है ना, √x √y, तो ये क्या हो जाते हैं, √xy हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ रूट में लिख लेंगे, 243 × 373। अब समझ में आया, अलग अलग रूट आपको नहीं निकालना है, सेपरेट वर्गमूल आपको नहीं निकालना है, पहले दोनों को इनटू करेंगे। अब इतना आने के बाद सारा काम कैलकुलेटर का है। कैसे, इसको आप सॉल्व करेंगे इस तरीके से, सबसे पहले 243 फिर इंटू 373 और इक्वल दबाते आपका कैलकुलेटर में इसका डिस्प्ले आ जाएगा। अब रूट है तो रूट का स्विच दबा दीजिए, दबा दिया। अब इसकी जरूरत हमें कब पड़ेगी, बाद में, तो बाद में मतलब वही मेमोराइज कर लीजिए। तो इसको m+ में डाल दीजिए, m+ में डालने के बाद 120 डिवाइड और मेमोरी रिकॉल, और आंसर के लिए इक्वल। तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा जो आपके ऑप्शन से भी मैच हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर अलग अलग रूट लेते हैं, डिवाइड करते हैं, तो पॉइंट्स में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखिए हमारा 6 क्वेश्चन हो गया, 7 क्वेश्चन हो गया। इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं इसे मिटाऊंगा। कैलकुलेशन आपको सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की कैलकुलेशन इस तरह से करनी है। ओके, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि r का आंसर कभी भी -1 से +1 से ज़्यादा नहीं जाएगा। ओके, अब देखिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 0.939, ऐसे कुछ आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके आप 94 लिख सकते हैं। लिख लिया, सबके ये आ रहा था 94। ओके, अब 8 में कोई खास बात नहीं है, 8 पे तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर 0.94 आ गया। लेकिन आपने देखा होगा कि आगे के आंसर भी 0.94 ही आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, उसका एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, देखो, हमने याद है चेंज इन ओरिजिन और स्केल पढ़ा था, कुछ कुछ होता है। अभी मैथ्स की क्लास में आपने देखा होगा कुछ कुछ होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ होता है का कंसेप्ट क्या पढ़ा था हमने, अगर x है और x बार है तो इसमें कुछ कांस्टेंट प्लस करें, माइनस करें, इनटू करें या डिवाइड करें, तो इसका जो एवरेज भी वो प्लस माइनस इनटू डिवाइड से चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रेंज में क्या पढ़ा था हमने, रेंज में क्वार्टाइल डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन में तो प्लस माइनस का तो कोई इफेक्ट नहीं आता, इनटू और डिवीजन का आता है, लेकिन वो भी कौन सा, ओनली पॉजिटिव इफेक्ट। और इसका कंसेप्ट किस तरह से पढ़ा था वो भी देख लेते हैं हमने जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि इफ पुराना ऑब्जर्वेशन x, नया ऑब्जर्वेशन वो x का एवरेज x बार, ठीक है। हमने क्या करा था, इसमें पहले स्केल का चेंज करा था तो ये भी चेंज हो गया, फिर एडिशन करा तो ये भी एडिशन हो गया था, तो इससे नया वेरिएबल बना y, तो नया एवरेज आ गया था y बार। ओरिजिन और स्केल में डिस्पर्शन में क्या किया था हमने, x से, तो x की रेंज को किससे रिप्रेजेंट करता, rx से। अब a का तो इफेक्ट नहीं आता, किसका आता है, b का, लेकिन कौन से साइन के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ, तो हमने यहाँ पर मॉड्यूलस लगाया था, और ऐसा करने से हमें क्या मिल गई थी, नई रेंज मिल गई थी, तो मॉड्यूलस b, ठीक है। तो समझ में आया, ये स्केल का चेंज है पैमाने का, और ये मूल बिंदु का ओरिजिन का चेंज है। तो डिस्पर्शन में रेंज हो, एसडी हो,
सब में यही रूल फॉलो होता है। ये थी भूली बिसरी बातें, यादें, ठीक है, चेंज इन ओरिजिन और स्केल की। अब देखते हैं कि कोरिलेशन पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है ओरिजिन और स्केल से। ये चीज समझ में आई आपको? ये ध्यान रखना, हमने कंसेप्ट जब पहली बार पढ़ा था तब समझाया था कि पुराना ऑब्जर्वेशन कितना है x, x को हमने b से इंटू किया, फिर a जोड़ा, तो कुछ नया ऑब्जर्वेशन बनेगा ना भाई। जैसे देखो यहाँ हमने क्या करा, 2 में 3 प्लस कर दिया तो 5 बन गया। अब एक ही क्वेश्चन में x और इसको भी x थोड़ा लिखेंगे, नए से रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो x को नया वेरिएबल क्या दे दिया था हमने उस टाइम पर, y दे दिया था। यहाँ की बात अभी करेंगे हम, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, भूली बिसरी यादें। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 हम सोचते हैं x में क्या चेंज करें कि ये वाला 5 बन जाए। तो देखो क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, और y में क्या चेंज करें कि ये बन जाए। देखो 1 -1 0, 8 -1 7, तो यहां पर क्या कर रखा है, -1 कर रखा है। ओके, एक में तो क्या किया आपने, x में तो +3 करा और y में क्या करा, -1। मैं इसको थोड़ा अच्छा से लिख देता हूं, यहां पर +3 करा, यहां पर -1 करा। अब सपोज करो अगर क्वेश्चन सेम टू सेम ही है तो x में चेंज करेंगे तो उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, u से, और y में चेंज करेंगे तो उसको किससे कर दिया, v से। भाई x y u v, तो x की पेयरिंग u के साथ, y की पेयरिंग v के साथ। अब देखो हमने दोनों में कौन सा चेंज किया, प्लस का और माइनस का, मतलब चेंज इन ओरिजिन। कौन सा चेंज किया, प्लस का और माइनस का, चेंज इन ओरिजिन। x में प्लस किया, y में माइनस किया। अब देखते हैं कि इसका इफेक्ट r पर पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो r इसका भी कितना आ रहा है, 0.94 आ रहा है। इसका मतलब वी कैन से दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन ओरिजिन इन या फॉर कोरिलेशन कोफिशिएंट। सहसंबंध गुणांक के लिए मूल बिंदु में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या दिखाई देता है। एक एग्जाम्पल आप लोगों ने प्रूव कर चुके हैं, आप लोगों ने प्रूव किया है, मैं बस थ्योरी बता रहा हूं, ठीक है। पुराना आंसर क्या था, R था। अब देखो एक बात और, ये रिलेशन किस किस के बिटवीन था, एक्स वाई के बिटवीन। तो इसको आप एक्स वाई भी लिख सकते हो, इसको वाई एक्स भी लिख सकते हो, एक ही बात होती है, ठीक है। आर एक्स वाई लिख रहे हैं। अब यहां अगर एक्स वाई लिखा है तो इस आर को हम क्या लिखेंगे, यू वी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यू वी लिख देंगे बस। तो ओरिजिन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब पुराना जो आर था वही आर यहां पर होगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। आई थिंक आपके 8 और 9 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10, ओके, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नो चेंज ऑफ ओरिजिन, ओके, चेंज इन ओरिजिन। तो मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब x को हमने क्या करा इस बार, इंटू 2 कर दिया, ठीक है। y में क्या करा, 1 इंटू 4, नहीं सॉरी, इसमें 1 + 3 4, 8 + 3, इसमें क्या कर रखा है आपके, +3 का रखा है। मतलब अब घिचपिच कर दिया, घिचपिच मिक्सअप कर दिया। मिक्सअप मीन्स एक में हमने स्केल का चेंज लगाया, एक में ओरिजिन का चेंज लगाया। तो देखते हैं कि उससे आंसर पे क्या इफेक्ट आया। इसका भी आंसर कितना आ रहा है, 0.94। इसका मतलब क्या हुआ, ना तो ओरिजिन का इफेक्ट पड़ा और ना ही स्केल का इफेक्ट पड़ा। तो इसका मतलब जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है R, वो ओरिजिन से मतलब प्लस माइनस से, और स्केल से मतलब पैमाने से, इनटू और डिवाइड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट, कोई प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट पर ओरिजिन और स्केल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आंसर पहले भी 0.94 था, उसमें प्लस प्लस माइनस करे 0.94 था, इनटू प्लस करे तो भी 0.94 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में देखो क्या करा, 4 8 20, मतलब यहां तो क्या कर रखा है, इनटू 2 कर रखा है, और y में क्या कर रखा है देखो, -3 24। इसका मतलब इसको किससे इंटू कर रखा है, -3 से। ओके, तो देखो इसका आंसर कितना आ रहा था, इसका भी आंसर 0.94 आ रहा है जी। इसका आंसर भी क्या आ रहा है, 0.94। इसका मतलब हम अभी भी सही है कि ओरिजिन और स्केल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ओरिजिन और स्केल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। हमने क्या करा, यहाँ इंटू 2 करा और इंटू
-3 करा, तो इंटू करने से या डिवाइड करने से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। आंसर पहले भी 0.94 था, 0.94 था, 0.94 था, अभी भी वही का वही है। तो हम वापस कंफर्म हो जाते हैं कि ओरिजिन और स्केल से कोरिलेशन कोएफिशिएंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर ने गड़बड़ कर दी, इसका आंसर तो माइनस आ रहा है। अब बताता हूं माइनस क्यों आ रहा है। हमने देखो इंटू 2 किया, अगर ये डाटा इंक्रीज हो रहा है तो इंटू 2 करें, डिवाइड करें, इंक्रीज ही रहेगा। लेकिन जैसे हमने -3 से करा, अगर +3 से करते तो पुराना डाटा इंक्रीज हो रहा है तो नया भी इंक्रीज होगा। लेकिन जैसे हमने माइनस से मल्टीप्लाई करा, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। इसका मतलब अगर आप एक को प्लस साइन से इंटू करें, दूसरे को माइनस साइन से इंटू करेंगे तो क्या होगा, पुराने आंसर में माइनस का इफेक्ट आ जाएगा। अगर पुराना आंसर नेगेटिव है तो न्यू आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, पुराना आंसर पॉजिटिव है तो न्यू आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या क्वांटिटेटिव वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब यहां भी 0.94, यहां भी 0.94, लेकिन इफेक्ट किस पे पड़ा, साइन की डायरेक्शन पर, मतलब डायरेक्शन की वजह से साइन का इफेक्ट आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि एक को तो हमने नेगेटिव करते हैं तो क्या हो गया, नेगेटिव में तो उल्टा हो जाता है ना, तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो डायरेक्शन चेंज हो गई, इसका मतलब क्वांटिटेटिव वैल्यू, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, 0.94 यहां भी 0.94 है, लेकिन उसमें साइन का इफेक्ट आ जाएगा। पुराना आंसर पॉजिटिव है, यह आंसर नेगेटिव हो जाएगा। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं 12 में। 12 में हमने क्या करा, ये तो इंटू -3 है ही सही, सॉरी फर्स्ट वाले को इंटू -1 किया है हमने, इंटू किससे किया है, -1 से, और इसको किससे इंटू करा है, इसको -2 से। अब देखो यहां पर हमने इंटू करा, दोनों जगह इंटू करा, तो इसका आंसर भी 0.94 ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर साइन चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, देखो ये डाटा भी इंक्रीज हो रहा था, ये डाटा भी इंक्रीज हो रहा था, हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते ही डिक्रीज हो गया, इसको भी माइनस से करा डिक्रीज हो गया। वापस देखो चेंजेस की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। तो अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड एक्स और वाई दोनों में सेम साइन से करेंगे तो नो चेंज, आंसर एज इट इज आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड आप अपोजिट साइन से करेंगे, अपोजिट मतलब एक को प्लस से और एक को माइनस से, तो आपकी क्वांटिटी वैल्यू तो वही रहेगी, बस साइन का चेंज आ जाएगा। अगर ये आंसर माइनस का है तो न्यू आंसर प्लस का हो जाएगा, अगर ये आंसर प्लस का है तो न्यू आंसर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। इस कंसेप्ट को हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आने के चांसेस रहते हैं। ओरिजिन और स्केल मैंने बताया था हर चैप्टर में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और इसके क्वेश्चन यू मान के चलिए छप गए। ओके, तो वापस सुनिए, कोरिलेशन में क्या होता है, कोरिलेशन न तो ओरिजिन से इफेक्ट होता है, ना ही स्केल से, ना ही मूल बिंदु से, ना पैमाने से, मतलब प्लस का, माइनस का, इंटू और डिवाइड से कुछ नहीं होता। किससे होता है, इंटू और डिवाइड के साइन से। प्लस माइनस तो बिल्कुल ही नहीं होता, इंटू और डिवाइड से इफेक्ट होगा, लेकिन वो भी किससे, केवल साइन से। अगर इंटू हम सेम साइन से कर रहे हैं एक्स और वाई को तो कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन अपोजिट साइन से इंटू कर रहे हैं, एक को प्लस से और एक को माइनस से, तो पुराना जो आंसर है आंसर वही रहेगा, बस उसका साइन चेंज कर देना है आपको। ठीक है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में मॉड्यूल में क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता दूंगा, आपको वो करने हैं। ठीक है, कोरिलेशन के। ओके, आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब इसको फॉर्मूला वाइज भी समझ लेते हैं, बुक में इसका फॉर्मूला भी दे रखा है, वो कॉम्प्लिकेटेड है, आपको दिमाग नहीं लगाना है, फिर भी आप वो समझ लीजिए, उसके भी क्वेश्चन आते हैं। हमने शुरू से ओरिजिन और स्केल में दो कंसेप्ट पढ़े थे, कौन कौन सा, एक तो थ्योरी वाला जैसे हमने पढ़ा, और दूसरा प्रैक्टिकल वाला। ओके, तो एक बार इसको समझ में आ ही गया होगा, अब इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, हम देखते हैं कि मूल बिंदु और पैमाने में परिवर्तन का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी हमने थ्योरेटिकली देखा, ठीक है, कि प्लस का और माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इंटू और डिवाइड का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप एक्स और वाई को सेम साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो नो चेंज, लेकिन अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव हो जाता है आंसर। आंसर क्या हो जाता है, नेगेटिव। ये तो था थ्योरेटिकली। अब इसको देखते हैं हम प्रैक्टिकली। हमारे पास पिछले जो चैप्टर्स पढ़े थे उसमें केवल सिंगल वेरिएबल था एक्स, एक्स में हम चेंज करते थे वाई बन जाता था, लेकिन यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, दो। कौन कौन सा, एक एक्स है और एक वाई है। ओके, तो
इनका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, आर एक्स वाई से। ओके, अब x में हमने चेंज करा, क्या चेंज करा, x को हमने b से इंटू किया और a प्लस कर दिया, तो नया वेरिएबल क्या बनाया हमने, u, क्या बनाया, u। सिमिलरली यहां पर y को d से इंटू किया और c में ऐड कर दिया, तो नया वेरिएबल क्या बना यहां पर, v। ये सेम टू सेम वही है, पुराने में x और y ही चलता था, यहाँ x y ऑलरेडी है, तो x में हम चेंजेस करेंगे, b इंटू किया, स्केल का चेंज लगाया, एडिशन किया तो u वेरिएबल बना। y में क्या चेंज किया, d से इंटू किया, c से प्लस किया तो नया वेरिएबल v बना। तो अब देखो a और c का तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, b और d का इफेक्ट आता है, और b और d का भी कौन सा इफेक्ट आता है, केवल सेम साइन का। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर एक्स वाई है तो u और v का जो कोरिलेशन बनेगा वो उसको क्या बोलेंगे, आर यू वी। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, b इंटू डी डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस b मॉड्यूलस d। ये रिलेशन आपको देखना है, ठीक है। अब देखो अगर b और d का साइन पॉजिटिव पॉजिटिव है तो आर एक्स वाई आर यू वी, ठीक है। हम इसको लेके चल रहे हैं कि ये आर एक्स वाई पॉजिटिव है, बी और डी का साइन पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आर यू वी भी क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि 7 7 7 सब कैंसिल हो जाएगा, मॉडुलस से तो कोई इफेक्ट आता ही नहीं है, ठीक है। ये पॉजिटिव है। अगर बी और डी का साइन नेगेटिव है तो देखो ये तो पॉजिटिव होंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, वही पुराना वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। वापस देखो ये पुराना आंसर पॉजिटिव है। अगर b का साइन पॉजिटिव और y का साइन नेगेटिव है, मतलब ये तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, जैसे -3 और 2, तो -3 और -2 कितना आएगा, -6। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पुराना आंसर है। तो जो भी आंसर आएगा वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो सपोज करो इसका आंसर प्लस में था, अब ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये पुराना आंसर पॉजिटिव है, 1 माइनस 1 प्लस है, तो भी आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कैसे, जैसे देखो सपोज कर लो आपको आर एक्स वाई दे रखा है 0.26, ठीक है। अब हमने b की वैल्यू ले ली -3, इसकी वैल्यू ले ली 2, तो -3 इंटू 2, तो देखो ये तो पॉजिटिव हो जाएंगे, 3 2 जा 6, लेकिन ये कितना हो जाएगा, -6, तो आंसर में क्या चेंज आ जाएगा, माइनस का। तो पुराना आंसर पॉजिटिव था, नया आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। और बी और डी क्या होते हैं, इसके कोफिशिएंट। तो आपको केवल बी और डी का साइन देखना है कि अगर बी और डी का साइन सेम है तो आंसर में नो चेंज, लेकिन बी और डी का साइन अपोजिट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको पुराना आंसर में माइनस लगा देना है। क्या करना है, पुराना आंसर में माइनस लगा देना है। इसका मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उससे थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। जैसे देखिए, if r x y is -0.36 and u equal to 2x plus 5 and v equals to -3x plus 6, सॉरी 3y, ठीक है। अब u का मतलब, u को कंपेयर करेंगे किससे, a प्लस बी एक्स से, तो x का मल्टीपल 2 है, यहाँ x का मल्टीपल क्या है, b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2। v को किससे कंपेयर करेंगे, c प्लस डी वाई से, तो y का मल्टीपल d होता है, यहाँ y का मल्टीपल कितना है, -3। आर एक्स वाई दे रखा है, आपको क्या निकालना है, आर यू वी। फॉर्मूला लगा दीजिए, आर यू वी इक्वल्स टू आर एक्स वाई b इंटू डी मॉड्यूलस b मॉड्यूलस d। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, तो आर यू वी तो निकालना है, b की वैल्यू कितनी है, 2, इसकी वैल्यू -3, 2 -3, पुराना आंसर 0.36, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 कट गया, लेकिन आंसर क्या आ गया, -0.36। सॉरी, पुराना आंसर क्या था, नेगेटिव था ना,
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो हमें पता है कि क्वांटिटेटिव वैल्यू चेंज नहीं होती, बस आपको आंसर का डिसीजन किससे ले लेना है, x के मल्टीपल से और y के मल्टीपल से। जैसे x का मल्टीपल 2 है मतलब पॉजिटिव 2 है, y का मल्टीपल -3 है मतलब नेगेटिव है। तो x और y दोनों के मल्टीपल अपोजिट साइन के हैं ना, इसका मतलब जो भी आंसर है उसका साइन बदल दो। सपोज करो ये भी होता -2, ये भी होता -2, तो ये भी क्या हो जाता नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सेम साइन है, तो आंसर -0.36 से 36, तो नया आंसर भी क्या होता -0.36 एज इट इज ही होता। तो समझ में आया आपको चेंज इन ओरिजिन और स्केल। इसका जो एग्जांपल है वो आपकी लाइव क्लास में ले लूंगा मैं, या आपको भी मैं दे दूंगा कौन सा एग्जांपल आपके कोरिलेशन में जो चैप्टर है उसका एग्जांपल है, और सेट में भी इसके क्वेश्चन है। आई थिंक आपके ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा ये, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना सीखेंगे, दैट इज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके, थैंक यू।